तक इकरा हसन जी की बात है, इकरा हसन जी को सबसे ज्यादा लाभ तो हो रहा है उसकी व्यवहार कुशलता की वजह से। मैं जमीन से जुड़ी हुई बात आपको बताना चाह रहा हूं। आज की तारीख में आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आज की तारीख में इकरा वहाँ बहुत मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा। और मजबूत क्या, मेरा तो मानना यह है कि आज की तारीख में इकरा चुनाव जीत रही वहाँ, क्योंकि चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इस्राइल चौधरी। 2024 के लोकसभा का चुनाव पूरे उफान पर है। सभी पार्टियां मेहनत कर नैया पार लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। हम बात करते हैं आज कैराना लोकसभा की। कैराना लोकसभा पर हसन परिवार के घराने से इकरा हसन चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। यानी अब की बार हसन परिवार के ऊपर अखिलेश यादव ने एक नया दांव चला है। इकरा हसन को कैराना से लोकसभा प्रत्याशी की उम्मीदवार बनाकर आम आदमी के बीच, जनता के बीच भेजा है। लेकिन पुराने समाजवादी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राजकुमार घाटेड़ा इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जानने की कोशिश वही कि पुराने समाजवादी हैं और हसन परिवार से भी इनका पुराना रिश्ता रहा है। राजकुमार जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका और आपके चैनल का भी। राजकुमार जी, पुराने समाजवादी हैं आप और हसन परिवार से भी आपके रिश्ते रहे हैं। किस तरह से देखते हैं मौजूदा हसन परिवार को और मुनव्वर हसन के परिवार को, जो जब पहले मुनव्वर हसन काम करते थे, उनका काम करने का तरीका और आज का दौर? देखिए भाई साहब, जहाँ तक मुनव्वर हसन के परिवार की बात है, मुनव्वर हसन का परिवार पॉलिटिकल परिवार तो बहुत पुराना है। चूंकि मुनव्वर हसन के पिताजी अख्तर हसन, चौधरी अख्तर हसन, उन्होंने भी वहाँ राजनीति की, पार्लियामेंट के वो रहे भी, पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य रहे, वो ना पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, यानी सांसद रहे हैं कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी थे। उसके बाद में फिर मुनव्वर हसन काफी लंबे समय तक चले। मुनव्वर हसन विधानसभा भी गए, मुनव्वर हसन विधान परिषद भी गए, और मुनव्वर हसन लोकसभा भी गए, और मुनव्वर हसन राज्यसभा भी गए। चारों सदनों का मेंबरशिप उनको प्राप्त हुई, और बल्कि चारों सदनों का मेंबर तो कोई माइका लाल, कोई शोरमा। लेकिन उनको, राजकुमार जी, उनको कम उम्री में, इतनी कम उम्र में उनको चारों सदन पहुंचने का रिकॉर्ड उनके नाम है। हाँ, गिनीज बुक में उनका नाम है। वर्ल्ड की जो गिनीज बुक होती थी उसमें उनका नाम है। क्योंकि चारों सदनों का मेंबर होना ये तो बहुत कम सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। अच्छा, आप पुराने समाजवादी हैं। अखिलेश यादव ने इकरा हसन पर दाव लगाया, इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतार दिया गठबंधन की ओर से। तो आप किस तरह से देखते हैं इकरा हसन का वर्क, इकरा हसन का दिन और रात मेहनत करना और उनके काम के तरीके को आप किस तरह समझते हैं? क्योंकि मैं हसन परिवार के ऊपर ही आपसे आज बात करूंगा। देखिए भाई साहब, जहां तक इकरा हसन जी की बात है, इकरा हसन राजनीति में बिल्कुल नया चेहरा है। चूंकि वो इंग्लैंड में तो पढ़ी पहले यहाँ पर, और उम्र कितनी है, उम्र भी थोड़ी सी उम्र है उस बच्ची की। लेकिन मुझे एक बहुत पुराने समाजवादी ने कहा था एक बार बलराम सिंह यादव, अहमद हसन, जो डीआईजी रहे, रामचंद्र राज जी, और आपके रेवती रमन सिंह, ये चारों व्यक्ति बैठते थे। इसी तरह बात हो रही थी, हम भी उनके पास में बैठते थे। तो अहमद हसन, चूंकि वो डीआईजी रहे, और वो अहमद हसन जी कहने लगे कि रामचंद्र राज जी, अच्छा एक बात बताओ, जैसा आपस में दोस्ताने में बात होती रहती है, अब पॉलिटिकल लोगों की पॉलिटिक्स में ही बात होगी, तो वो कहने लगे रामचंद्र राज जी को कि एक बात बताओ रामचंद्र राज जी, पॉलिटिकल लोगों की सबसे बड़ी दौलत कौन सी होती है? अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी दौलत होती है पॉलिटिकल व्यक्ति के पास? तो रामचंद्र राज जी हंसे। रामचंद्र राज जी कहने लगे कि अहमद हसन जी, मैं बता तो दूंगा, ये रेवती रमन सिंह भी यहाँ बैठे हैं और बलराम सिंह यादव भी यहाँ है, लेकिन वो दौलत मेरे पास नहीं है, मैं उससे वंचित हूँ। कहने लगे आप बता तो दो कि पॉलिटिकल व्यक्ति के पास व्यवहार कुशलता की सबसे बड़ी दौलत। अच्छा, पॉलिटिकल व्यक्ति को सबसे पहली बात तो यह है कि व्यवहार कुशल होना चाहिए। वो गुण इस लड़की में दिखाई दे रहा। अच्छा, अब मैं जहां तक देखो, मेरा कोई कैराने में ज्यादा आना जाना तो है नहीं, लेकिन जब तक एमपी साहब रहे मुनव्वर हसन जी, उनसे हमारी मुलाकात लखनऊ भी होती रहती थी और उनके बीच में भी रहते थे। एक बार मुझे उन्हें, हम 3 गुजर जगदीश राणा जी के लड़के की शादी थी। अच्छा, उनकी बारात गई थी मध्य प्रदेश। अच्छा, तो हम उस बारात में 3 ही व्यक्ति थे, गुज्जर भाई, वो तो मुसलमान गुज्जर हो गए, तो गुज्जर ही, और भाई मैं हिंदू गुज्जर हो गया, और एक पीतम सिंह थे यहाँ के कांकरपुरी के। अच्छा, हम 3 लोग गए थे मध्य प्रदेश बारात में। अच्छा, तो हम 3 लोग, वो बार, अच्छा वो शौकीन मिजाज में। अच्छा, बहुत शौकीन मिजाज, मतलब खिलौना टाइप समझ लीजिए। हाँ, पॉलिटिक्स में ऐसे लोग कम मिलते हैं, बिल्कुल खिलौना टाइप। और शाम के टाइम तो बहुत, मतलब इतना बढ़िया मूड हो जाता कि वो चाहते थे 10-20 लोग पॉलिटिकल लोग और हमारे जैसे मजाक के अंदाज, खुश मिजाज भाई साहब, बहुत खुश मिजाज। तो वो
इस वजह से उस व्यवहार कुशलता की वजह से उनको देखो चारों सदन प्राप्त हुए और ज्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन उसका काम करने का तौर तरीका वो कभी अपने बैठक पे या अपने सेलर में या पब्लिक की नुमाइंदगी करते वक्त माननीय जैसा लोग अब कह रहे हैं जनता दरबार, हाँ जी, हाँ जी। जब ऐसा जनता दरबार नहीं था, ऐसा जनता दरबार था कि कहीं पकड़ लिया एमपी साहब को, कहीं विधायक के नाते पकड़ लिया, कहीं एमएलसी के नाते पकड़ लिया, कहीं राज्यसभा। अच्छा, मुलायम सिंह के यहाँ आप भी जाते थे, मुनव्वर हसन भी जाते थे, तो हाँ, मुनव्वर हसन जी के साथ जब मुलायम सिंह जी से मिलते थे नेताजी, तो किस तरह का व्यवहार रहता? अरे बड़ी मोहब्बत, बड़ी शालीनता से, बड़ा प्यार करते थे मुनव्वर हसन से भाई। अच्छा। आज देखिए मुनव्वर हसन एक खिलता हुआ चेहरा था, पॉलिटिक्स में एक सितारे की तरह चमका वो। अभी आप अंदाज लगा लो, यहाँ से लेके और दिल्ली तक, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, इधर हरियाणा है, कई प्रांत इससे लगते हैं भाई, हमारे जिले से और मुजफ्फरनगर से, शामली से 3 जिले, अब तो 3 जिले हो गए, पहले तो 2 ही जिले थे। तो यहाँ से कोई चारों सदनों की किसी को मेमोरी प्राप्त हुई? एक सदन में जाना बहुत बड़ा मुश्किल है, पूरी जिंदगी बीत जाती है एक पद के तो लिए। जहां तक इकरा हसन जी की बात है, इकरा हसन जी को सबसे ज्यादा लाभ तो हो रहा है उसकी व्यवहार कुशलता की वजह से। अच्छा। दूसरी बात, फिर जैसा पॉलिटिक्स में एकदम नया चेहरा है, फिर उसने इतनी मेहनत की, उसके भैया जेल में थे। देखिए आपने पता किस तरीके की जेल में थे, कैसे और मतलब कैसी परिस्थितियां उनके सामने रही होगी, अपने भाई की लड़ाई भी लड़ी। और मजे की बात यह है कि इंग्लैंड जैसे देश से आरो भारत आई है जी, और उतनी ही पवित्रता के साथ में आई जितनी पवित्रता के साथ में गई थी। एक बच्ची के रूप में अभी अनमैरिड है, शादी तो हुई नहीं है जी। अब आपकी भी उनकी फोटो भी देखी होंगी, उनकी वीडियो भी चल रही है, उसकी व्यवहारिकता, उसकी नेचर कितने गजब की है। तो आपको लगता है जो उनका नेचर, उनकी व्यवहारिकता जो है, इसका उन्हें इनाम मिलेगा? या देखिए जो मौजूदा सांसद है जी, वो भी गुजर है, और जो आप पार्लियामेंट में उनकी मुखालिफ है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट या कांग्रेस की ज्वाइंट कैंडिडेट जी, वो इकरा हसन जी जी। है वो भी गुज्जर, हाँ, वो चौधरी है, हाँ, है जी, ये बात तो आप मान लोगे। अब वो मौजूदा एमपी है, अब तो एमपी है नहीं क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी, अब तो सभी बराबर है, इकरा जी भी बराबर है, वो भी उसी दायरे में, वो भी उसी दायरे में। लेकिन जो चीज आप मेरे से पूछना चाह रहे कि इतनी कम उम्र में और उसने इतनी बड़ी पार्लियामेंट को प्रभावित कर लिया, पार्लियामेंट के क्षेत्र इलाके को प्रभावित कर लिया, जिसमें 17 लाख वोट, जिसमें एक बिरादरी नहीं 17 लाख लोग, 17 प्लस ही मेरे ख्याल में होंगे, 17 लाख प्लस मतदाताओं से ये घिरी हुई है पार्लियामेंट आपकी, और उसमें सर्व समाज का वोट है। अब अगर मैं इसी पे बात कर लूं कि भाई 17 लाख में करीब 5.5 लाख या हो सके कुछ 1000-2000 कम बत्ती भी हो, मुस्लिम, उसमें मुस्लिम मतदाता है, फिर 75-80 के करीब उस पर ठाकुर मतदाता है, और मेरे ख्याल में 1-1.25 लाख के करीब या 1.5 के दलित समाज है, उसमें दलित समाज है जी, और जी कश्यप समाज है, सैनी समाज है, कश्यप समाज है, सैनी समाज है, समाज का अच्छा खासा वोट, हाँ जी, और बाकी तो सर्व समाज का वोट उसमें है ही। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना यह है कि इकरा हसन को आज की तारीख में, देखिए भाई साहब, मतलब मैं कोई पार्टी बेस पर भी नहीं, हालांकि मैं समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ अपनी पार्टी की वजह से, तो मैं, आप मुझे कहोगे कि अपनी पार्टी की ये तारीफ करेगा, लेकिन मैं जमीन से जुड़ी हुई बात आपको बताना चाह रहा। आज की तारीख में आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आज की तारीख में इकरा वहां बहुत मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा। और मजबूत क्या, मेरा तो मानना यह है कि आज की तारीख में इकरा चुनाव जीत रही है। सुनिए मेरी बात सुन लो, पहला जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो प्रदीप खेरे को या प्रदीप जी को वहां उधर की जो गुज्जर थे जिसको 84 बोलना जा, वहां से अच्छी खासी बढ़त मिली, अच्छा खासा वोट मिला था। राजकुमार जी, मैं आपको जहां आप जाना चाह रहे हैं मैं उससे पहले बता दूं, बहुत सारे लोग और पार्टी के नुमाइंदे, पार्टी के पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि जो विरोध, यानी मौजूदा सांसद का जिस तरह का विरोध निकल के आ रहा कि भाई चुनाव आते आते ना आखिरी समय जब आएगा ये सारा विरोध खत्म हो जाएगा और सारा का सारा वोट एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा और चुनाव भारी मतों से जीतेंगे, इस तरीके का तर्क वो बता रहे हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए भाई साहब, आपका पत्रकारिता का काम है, पत्रकारिता एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है कि वो शीशे की तरह दिखा दे। जब किसी किसान ने फसल बोई और वो जमी और उस पर जमते ही पड़ गए ओले, तो नुकसान तो स्वाभाविक है। जब कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आया और स्टार्टिंग में नॉमिनेशन से पहले ही होगा विरोध शुरू, अब उस विरोध को कैसे कहां तक खत्म करोगे? जब कोई बीमारी किसी व्यक्ति का लग जा ना, या फसल में लग जा, या किसी पक्षी का लग जा, या किसी पक्षी का लग जा, तो उसको ठीक करने में टाइम लगता है, और वो हो इतने तक उसका वक्त निकल जाए, तब तक फसल खराब हो जाए, तब तक फसल खराब हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब शुरू में ही मौजूदा
सांसद का इतना विरोध हो गया कि हर कोई शोर उसके विरोध में निकाल। महाजन को पार्टी का भी तो फायदा मिल सकता है ना, क्योंकि पार्टी की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीमें बताई जा रही कि बहुत सारी योजनाएं चल रही, आम आदमी तक योजना पहुंच रही है, किसान सम्मान निधि, पेंशन, तो बहुत सारी चीजें वो बता रहे हैं कि भाई उनमें से है कोई धरातल पे? आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो कोई धरातल पे है? अभी मैं एक बात कर रहा आपसे, 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनसंख्या है ना? अब 140 करोड़ में ये मैं तो कह नहीं रहा, आंकड़े कह रहे हैं भाई, जो आंकड़े रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के प्रवक्ता है, वही देते हैं जनता के बीच में, हम तो पढ़ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। अब 140 करोड़ की जनसंख्या मत है, 80 करोड़ को आप मुफ्त राशन दे रहे। अब 80 करोड़ को जब आप मुफ्त राशन दे रहे, वो कहाँ आते हैं? गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे आवे या नहीं आवे? तो वो योजना चल कहाँ रही है? धरातल पर तो है नहीं कहीं भाई। धरातल पर अगर कहीं चल लियो, मुझे आप गिनवा के देखो, बुद्धिजीवी व्यक्ति हो आप, मुझे मेरी बात सुनो, ये तो जनता के दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा। मुझे आप एक बात बताओ, किसी विद्वान को आप पूछो, किसी संत को आप पूछो, किसी ऋषि को आप पूछो, एक बात बताओ, युगों युगों से जिसने सृष्टि रचाई, उनको हम कौन हिलाने वाले? आप बताओ मुझे, सोच कर बताओ जरा, देखिए दिमाग से काम लो। आप मुझे ये बताओ, भगवान राम, हम भगवान राम को लाए, भगवान राम हमें लाए? आप बताओ मुझे भाई, भगवान राम वही तो सृष्टि के रचयिता है। और अगर ये भगवान राम को ले, कितने दिन में, इनकी कितने दिन की पैदाश है? अगर भगवान राम का विवरण भी किया जा तो त्रेता में, त्रेता द्वापर सतयुग ये चीजें थी, बिल्कुल है जी। तो वहां जब ये थे, या हम थे, या हमारे पूर्वज थे, कैसी बात है? तो बच्चों वाली बात है भाई साहब। जहां तक भगवान राम की बात है, जिसको ये लेकर आ रहे, जहां तक मथुरा काशी की बात है, वो तो परमपिता परमात्मा कण कण में है, पता नहीं कहाँ है, उसको किसी को कोई से नहीं देख पाया। अब उनका केवल आभास किया जाता है, उनका केवल आभास किया जाता है। उन पर तो राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पे, राजनीति होनी चाहिए विकास पे, राजनीति होनी चाहिए नौजवान पे, राजनीति होनी चाहिए किसान पे, राजनीति होनी चाहिए मजदूर पे। आगरा एक्सप्रेस वे किसने बनवाया और कितने दिन में बना? कितने दिन में बना? समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। उसमें लखनऊ में जो मेट्रो स्टार्ट हुई थी, वो समाजवादी पार्टी की, तो मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार में चली थी। और वो जितना काम मेट्रो पर हो चुका था लखनऊ के अंदर, वो वहीं का वहीं है। अगर उसमें इंच पर बढ़ाओ, आप आ जाओ, आप डायल 100 है, जिसको सरकार अपने नाम कर रही है, डायल 100, एक वो क्या, वो 102। और भाई साहब, जहां तक लड़कियों की वो थी छात्रवृत्ति है जी, और भाई साहब लड़कों को, छात्रों को लैपटॉप, ये सारी योजना धरातल से नहीं जुड़ी हुई थी या जनमानस से नहीं जुड़ी हुई थी। तो आज जहां तक रोजगार की बात है, नौकरियों की बात, मैं एक बात बता रहा, एक ऐसा समूह उत्तर प्रदेश के अंदर था, होमगार्ड। होमगार्ड को समाजवादी पार्टी ने जीवन देने का काम किया। चाहे आप पूछ लियो किसी से भी, होमगार्ड से बात कर लियो आप। पुलिस को जितनी सुविधाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई थी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये काम सब धरातल पर थे। आपको लगता है कि अब जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी और अखिलेश यादव जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, उसका फायदा कैराना और जितने लोकसभा चुनाव जहां जहां समाजवादी लड़ी, उसका फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अगर वो योजनाएं के लोगों के दिमाग में ना होती, जनमानस के दिमाग में ना होती, तो 111 एमएलए समाजवादी पार्टी का है, दूसरे नंबर की समाजवादी पार्टी रही, उसको तो नहीं कोई जुटवा सकता। ये यहाँ भी मैं अलग टपी कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल भाई, ये तो मौजूदा मेंबरशिप है आपकी विधानसभा में। अच्छा, वहां का जो विपक्ष का नेता है वो कौन है? वो भी अखिलेश यादव है। इतनी बात जरूर है कि उसके काम को दिखा नहीं जाता, उसके काम को ही भारतीय जनता पार्टी बुला रही। उसकी योजनाओं का क्रियान्वयन चलाई समाजवादी पार्टी ने, और योजनाओं का क्रियान्वयन ये कर रहे, उनपे फिरते हैं, काट रहे, काम समाजवादी पार्टी का किया गया था। अच्छा, अब आखिर में फिर कैराना पर आते हैं। इकरा हसन से आपकी मुलाकात कब हुई थी? देखिए ना, इकरा हसन से मेरी कई बार मुलाकात हुई। अभी तो एक दिन वो यहीं आई हुई थी। ये हमारे जो ब्लॉक के गांव है, 2 तो सीरियसली, एक गाड़े वाला, एक रेड़ा, ये गांव उनकी पार्लियामेंट के अंदर पड़ते हैं, और गंगो कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव है। अच्छा। तो उस दिन यहाँ भी हुई, मैंने उनकी मीटिंग भी अटेंड की। अच्छा। कल परसों उनका फोन आया था, तो गया था मैं वहाँ किराने में भी। तो मेरा जो इकरा हसन जी के बारे में कहना है आज की तारीख में, देखो मैं फिलहाल की बात कह सकता हूँ, कल वो पार्लियामेंट में चली जा, उनका ऊपर वाला ना करे, उनका दिमाग कहीं डाइवर्ट ना हो, वो राजा ना बने, जनमानस के बीच में रहे। और मैंने उनको सुझाव भी दिया। अच्छा। चूंकि वो जितनी जनता के बीच में रहेगी, ये तो पहली सीढ़ी है। देखे कि लोग यूं कहते हैं कि भाई 84 लाख योनियां हो, इससे आप विकास तरक्की से लेके चलो आप इसको। बिल्कुल। 84 लाख योनियों में 83,89,999
तो लास्ट की सीढ़ी पे है हमारा। बिल्कुल। हमारा जो जीवन है ये लास्ट की सीढ़ी पे है। अब इसको या तो हम अच्छे कर्म करें तो पढ़ने पार उतर जा, अगर कहीं जरा सा भी उकचूक होगी तो ऊपर से ही धड़ाम देगी पड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल व्यक्ति को आज नया काम नहीं है जनता से, जनता की जो बीच में रहेगा वही कमाओगा। वो कमाने का तरीका ये नहीं है कि मैं धन दौलत को कह रहा कि धन दौलत कमा लेगा, लेकिन सम्मान कमाओगा, क्योंकि सम्मान से बड़ी दौलत कोई इंसान के पास हो ही नहीं सकती। राजकुमार जी, एमपी साहब यानी मुनव्वर हसन के जाने के बाद जिस तरह उस घर से एक बार बहुत बड़ा झटका लगा उनके जाने के बाद, तबस्सुम हसन चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, तो तबस्सुम हसन के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और परवरिश जिस तरह की इकरा हसन की हुई उस घर में, इस पर एक नजर मैं आपकी चाहता हूँ। आप देखो, इस पर कल्पना करो आप, लड़की बाहर थी, वो लेडीज थी, मुनव्वर हसन की जो मैडम है, हालांकि यहीं की है वो, हाँ, दुमझेड़ा की, उनका परिवार भी राजनीतिक परिवार हाँ, हाँ, तो लेकिन उन स्थितियों में ऊपर वाले ने कितना उनको जज्बात दिया होगा, कितनी हिम्मत दी होगी कि उन बच्चों को भी संभाला, वो लड़का भी उनका जेल गया, पॉलिटिक्स भी उनकी बरकरार रही, और आज वो इस स्थिति में है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको भरोसा जिताया और वो बच्ची जनता के बीच में है। और मेरी बात सुन लो भाई साहब, मजे की बात आपको बता दूं कि आज इस पार्लियामेंट के लोग, पुरुष उसे इतना चाहे या ना चाहे, लेकिन महिला तो उसे ही सोच रही जैसे कोई विश्व सुंदरी आ गई हो। और मैं तो ये कहूंगा कि वो वास्तव में देवी स्वरूप लड़की है। हाँ, उसके सिर से पल्लू नहीं उतरता, संस्कार, आचरण सब उसके अंदर विद्वान है। जैसी एक भारतीय नारी होनी चाहिए, ऐसा पार्लियामेंट का कैंडिडेट कैराना पार्लियामेंट के लोगों को मिलना जा रहा, तो मैं तो यूं कहूं कि उन लोगों के लिए तो खुशी की बात है। ऐसा उम्मीदवार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजकुमार जी घाटेड़ा, लगातार समाजवादी पार्टी से इनका जीवन जुड़ा रहा है, आज तक भी समाजवादी पार्टी में इनकी आस्था है। उसी पर मुनव्वर हसन को लेकर भी इन्होंने अपनी बातें रखी। कैराना लोकसभा पर इकरा हसन किस तरह से आगे बढ़